हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज हम बात करेंगे LLB फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक के सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। देखो, सभी संविदा करार होते हैं परंतु सभी करार संविदा नहीं होते। व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। करार एवं संविदा के बीच में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। अथवा में दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को एक ही आंसर है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो देखो, संविदा विधि के अंतर्गत, ठीक है ना, समस्त संविदा करार होते हैं लेकिन समस्त करार संविदा नहीं होते हैं। यह कथन करार एवं संविदा के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। समस्त संविदा करार होते हैं एवं समस्त करार संविदा नहीं होते। आज हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। देखो, समस्त संविदा करार होते हैं, ठीक है ना। समस्त संविदा करार होते हैं, पहले ये जानते हैं समस्त संविदा करार होते हैं। समस्त संविदा करार होते हैं से यह अभिप्राय यह है कि जहां संविदा होगी वहां करार अवश्य होगा, अर्थात करार संविदा का एक आवश्यक तत्व है। करार विहीन संविदा की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बात करार एवं संविदा की स्पष्ट रूप से की जाती है, ठीक है ना। कि ये बात करार एवं संविदा की परिभाषा से स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार करार के लिए मुख्य रूप से तीन बातें आवश्यक है। करार के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है? देखो, दो पक्षकारों का होना, ठीक है। दो पक्षकार होंगे तभी करार किया जा सकता है। वचन होना, अगर वचनबद्ध होना भी जरूरी है। तीसरा है प्रतिफल का होना, उसका कोई ना कोई प्रतिफल होना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। और जबकि संविदा के लिए दो बातें आवश्यक है। करार के लिए तीन बातें हो गई और संविदा के लिए दो बातें आवश्यक है। कौन कौन सी? पहला है पक्षकारों के बीच किसी करार का होना, पक्षकारों के बीच किसी करार का होना। दूसरा है ऐसे करार का विधि द्वारा प्रवर्तित होना। संविदा की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि संविदा के लिए करार का होना आवश्यक है। संविदा की परिभाषा का पहला शब्द ही करार है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संविदा के लिए दो पक्षकारों का होना आवश्यक है, दोनों के बीच किसी वचन का होना आवश्यक है और प्रतिफल का होना भी आवश्यक है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि समस्त करार संविदा नहीं होते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? कि समस्त करार संविदा नहीं होते, कि सभी करार संविदा नहीं होते, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा समस्त संविदा करार होते हैं लेकिन यहाँ उल्लेख है कि समस्त करार संविदा नहीं होते हैं। अभिप्राय ये हुआ कि प्रत्येक करार संविदा हो ही ये भी आवश्यक नहीं। कई बार करार मात्र ही रह जाते हैं, संविदा के रूप धारण नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि करार के लिए वचन का विधि द्वारा प्रयत्न होना आवश्यक नहीं है। एक वचन ऐसा भी हो सकता है जो विधि द्वारा प्रयत्न नहीं होने पर भी करार को जन्म देता है, लेकिन विधि द्वारा अप्रयत्न करार संविदा को जन्म नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक संविदा करार आवश्यक है जबकि प्रत्येक करार का संविदा होना आवश्यक नहीं है। अब हम इसमें आपको एक दो अच्छे उदाहरण देंगे जिससे आप इन दोनों के बीच की विशेषता को समझोगे। देखो, एक व्यक्ति होता है कै और खे, ठीक है ना। खे को अपना वाहन 50,000 रुपए के, इसमें उदाहरण बताएंगे हम आपको कि कौन से में करार मतलब समस्त करार संविदा होते हैं और कौन से नहीं होते, ठीक है। देखो, खे को अपना वाहन 50,000 रुपए में बेचने का वचन देता है, जिस पर कै सहमत हो जाता है। कै एवं खे के बीच निष्पादित ये एक ऐसा कार्य है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है,
अर्थात किसी भी पक्ष द्वारा इस करार का पालन नहीं किए जाने पर दूसरा पक्षकार उसका न्यायालय में के माध्यम से उसका पालन करा सकता है। यह करार वैधानिक दायित्व को जन्म देता है, ठीक है ना। अब जबकि दूसरा उदाहरण है, जबकि दूसरी तरफ कै को एक दिवस विशेष पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है, जिसके लिए कै सहमत हो जाता है। उस दिवस पर कै भोजन की तैयारी कर लेता है, लेकिन कै भोजन पर नहीं आता है। कै का करार न्यायालय के माध्यम से पालन नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें केवल नैतिक दायित्व की उत्पत्ति होती है, वैधानिक दायित्वों की नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार दोनों उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविदा का रूप लेने के लिए करार का विधि द्वारा परिवर्तनीय होना आवश्यक है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है, वह यह कि करार का क्षेत्र व्यापक है, जबकि संविदा का संकुचित है। करार वैध भी हो सकता है और अवैध भी, नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी, परिवर्तनीय भी हो सकता है और अपरिवर्तनीय, जबकि संविदा के लिए करार का वैध एवं परिवर्तनीय होना आवश्यक है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि करार कब परिवर्तनीय होता है, ठीक है ना। देखो करार कब परिवर्तनीय होता है, अब हम देखेंगे करार कब परिवर्तनीय, ठीक है ना। देखो पहला है दोनों पक्षकारों के बीच किया गया हो, करार दोनों पक्षकारों के बीच किया गया हो, ठीक है, तब वो परिवर्तनीय हो सकता है। स्वतंत्र सम्मति से किया गया हो, जब वो परिवर्तनीय हो सकता है, ठीक है ना। पक्षकार वयस्क एवं वयस्चित रहे हो, जब वो परिवर्तनीय हो सकता है, ठीक है ना। प्रतिफल स्वरूप किया गया तब वह परिवर्तनीय हो सकता है। पक्षकारों का आज से विधिक दायित्व को सृजित करने का रहा हो तब वह परिवर्तनीय, प्रतिफल विधिपूर्ण हो तब वो परिवर्तनीय हो सकता है। उद्देश्य भी विधिपूर्ण हो तब भी वो परिवर्तनीय हो सकता है, और असंभव कार्य करने के लिए बाध्य करने वाला नहीं हो आदि, तब वो परिवर्तनीय होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैंने बता दिया है कि करार कब परिवर्तनीय होता है। अब हम बात करेंगे कि करार कब परिवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हमने ऊपर देखा कि करार कब परिवर्तनीय होता है, अर्थात करार कब संविदा का रूप धारण कर सकता है। अब हम देखेंगे करार परिवर्तनीय कब नहीं होता है, ठीक है ना। देखो इसमें कितने बताए गए हैं, इसमें बताती हूँ मैं आपको। देखो करार कब मतलब परिवर्तनीय नहीं होता, करार जब परिवर्तनीय, उसमें पहला है उसमें पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति नहीं रही हो, तब करार परिवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरा है प्रतिफल रहित हो, ठीक है। तीसरा है प्रतिफल अवैध हो। चौथा है उद्देश्य अवैध हो, ठीक है ना। और पांचवा है पक्षकार सक्षम नहीं हो, ठीक है। छठा है अनिश्चित प्रकृति का हो। सातवां है विवाह में अवरोध पैदा करने वाला हो। सातवां है व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला हो। आठवां है वैधानिक कार्यों में अवरोध पैदा करने वाला हो। नवा है प्रणबाजी अथवा पदम प्रकृति का हो, ठीक है। 10वां है असंभव घटना पर समासित हो, और 11वां है असंभव कार्य करने के लिए हो, ठीक है। जब करार परिवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है ना।